पेट में चढ़ा। हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी इस लेखपाल और देखा जाए तो साथी बहुत ही शानदार आपके उत्तर प्रदेश के इतिहास की कक्षा चली हुई है। तो एक बार जल्दी से मेरे साथी यहां पर सभी दीपक गैंगवार जी, नमस्कार सर जी, दिवेश कश्यप जी, राधे राधे गुरु जी और रविंद्र सैनी जी और यशवर्धन यादव, दुष्यंत शर्मा, तो सभी मेरे साथी जुड़ चुके हैं। और कल आपने जूनियर असिस्टेंट जो कि यूपी ट्रिपल एससी कराती है, आपने एग्जाम देखा होगा किस तरीके का एग्जाम आया, ठीक है, और कितने यहां तक हमने ऐसे जो है क्वेश्चन कराए जो हमारे उस पेपर में हमें ज्यों के त्यों धरे के धरे मिले हैं। तो एक बार सभी यहां पर जुड़ते हुए और फिर मैं अपने इस सेशन को मैं भी भैया जी अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करता हुआ बिना देरी किए हुए। भैया जी एक नाम, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी सी कक्षा लेट हुई, तो एक नाम आपने सुना होगा और चलो यहां तक आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। एक नाम था सर जी, अमीर खुसरो। हाँ सर, कौन से? तो आप यहां हेडिंग डालेंगे अमीर खुसरो और आप देखो ना, अमीर खुसरो से क्वेश्चन बनता ही बनता है। या तो इनो की भैया जी रचना पूछ लेगा या पूछ लेगा कि तबला व सितार का फाउंडर खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका किसने तो आप सभी को पता होगा। तो एक नाम आपने, ठीक है, अमीर खुसरो का जो है नाम पढ़ा। सर पहले तो हम जन्म की बात करेंगे कि अमीर खुसरो का जो वर्थ है, जो जन्म है, ये कब हुआ और कहां पर हो गया। तो अमीर खुसरो के यदि जन्म की बात आती तो साथी एक 1253 ईस्वी में, 1253 ईस्वी में पटियाली गांव, और सर वो पटियाली गांव पहले पड़ता था एटा में, ये रहा एटा, लेकिन एटा ठीक है ना से हो गया कासगंज अलग, तो ये क्षेत्र आपका आ गया जो पटियाली है वो इस कासगंज में। वो कहां आ गया सर जी? कासगंज में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, जन्म की बात तो होगी तो आप लिख देना सर 1253 ईस्वी को, 1253 ईस्वी को, ठीक है ना, कासगंज के पटियाली गांव में, कासगंज के पटियाली गांव में। अब पहले कहां था सर? पहले ये पटियाली विलेज कहां पड़ता था? तो आप बताएंगे सर जी ये पड़ता था एटा में। पहले यहां बॉर्डर पर था, लेकिन जैसी कासगंज का गठन हुआ तो ये पटियाली गांव पड़ गया साथी कासगंज में। और ये आपके अमीर खुसरो, जिनका मूल नाम था यमीनुद्दीन मोहम्मद अबुल हसन। अब इनके मूल नाम की बात आती है कि भैया जी इनका मूल नाम क्या था, तो आप लिखते चलना यमीनुद्दीन, हाँ सर, यमीनुद्दीन, यमुनुद्दीन मोहम्मद, यमुनुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद अबुल हसन,
यमुनुद्दीन मोहम्मद अबुल हसन, इनका क्या था मेरे साथी? इनका आप बता देना मूल नाम था यमीनुद्दीन मोहम्मद अबुल हसन। दूसरी बात, अब इनकी उपाधि के बारे में हम कौन कौन पहले बताएगा कि सर जी इनकी उपाधि क्या थी? भाई अमीर खुसरो की यदि देखें उपाधि तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत की आवाज। हां सर जी, किसकी? तो भारत की आवाज। तो आप लिख देना इनका जो है उपाधि, तो आप सभी को पता है तूतीय हिंद। ठीक है, तूतीय हिंद। और इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सर जी भारत की आवाज। मेरे भैया जी, किसकी? भारत की आवाज। आगे बात समझ में, भारत की आवाज। एक तो ये हो गया सर जी इन्हें। दूसरी बात, कवियों का राजकुमार भी कहा जाता था। ठीक है, कवियों का राजकुमार। मध्यकालीन भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से किस कवि को कवियों का राजकुमार? तो आप अमीर खुसरो एकदम। सर जी एक और होगी तुर्क उल्लाह। ठीक है ना, कौन सा? तुर्क उल्लाह। और ये इनके गुरु ने इनको निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें एक तुर्क उल्लाह की उपाधि से भी सम्मानित किया था। नोट करके भी आप लिखना चाहो तो लिख देना है, निजामुद्दीन औलिया ने प्रदान की। और निजामुद्दीन औलिया कौन थे? इनके गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया ने प्रदान की ये पॉइंट लिख देना। अब ऐसी तो क्वेश्चन आते हैं कि अमीर खुसरो को तुर्कुल्लाह की उपाधि से निम्नलिखित में से किसने सम्मानित किया? तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया मैंने आप सभी को फ्राइडे में कराए थे। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये पॉइंट सर क्वेश्चन करवा दीजिए जाका। मेरा तसल्ली पकड़ो भैया, पहले इन्हें हो तो जान दो, क्वेश्चन जब भी तो होंगे, पहले इन्हें हो गए ये। चलो अब दूसरी बात क्या आती है, आगे बढ़ेंगे सर जी। खुसरो को हिंद मुस्लिम संस्कृति का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि कहा जाता है। खुसरो को यदि हम देखें तो हिंद मुस्लिम जो संस्कृति इसका जो मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी अपनी जो है रचनाओं में हिंदी का जो है यूज किया था, तो इसलिए इन्हें सबसे बड़ा प्रतिनिधि माना जाता है। तो खुसरो को हिंद मुस्लिम संस्कृति का सबसे प्रमुख खुसरो को हिंदी या हिंद मुस्लिम संस्कृति का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, ये भी आप सभी को नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि हिंद मुस्लिम संस्कृति, हिंद शब्द है यहां पर, का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि किसे माना जाता है? खुसरो को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका भी निभाई थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो खड़ी बोली का जो विकास हुआ, तो यहां पॉइंट आप लिखेंगे मेरे भैया, खड़ी जी सर, खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली के विकास में, खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका। भैया जी कैसी भूमिका की बात आती है? अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अग्रगामी भूमिका निभाई थी। तो अब क्वेश्चन आया सर जी, निभाई थी कि भैया जी
कि खड़ी बोली के विकास में निम्नलिखित में से किस कवि ने अग्रगामी भूमिका या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आगे बढ़ खुसरो को भैया जी तबला व सितार, ठीक है जी, तबला व सितार का आविष्कार, ठीक है, तबला व एक और शब्द लिख देना, सितार का आविष्कार किया था। तबला व सितार का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो आप बताएंगे सर जी अमीर खुसरो ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि तबला व, ठीक है सर जी दूसरी वॉइस आ रही है, वॉइस भैया दिक्कत आ रही है, सही चल रही है कक्षा। जूनियर असिस्टेंट का प्रीवियस पेपर करवा दीजिए, फिर टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा, तो टेलीग्राम पर पहुंच जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और वॉइस मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है? ठीक है, अब बताओ, अब मेरी आवाज एकदम क्लियर है? जल्दी बताएंगे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो एक और बात, इसकी बात आती खुसरो की। अब यहीं लिख दो 8 सुल्तानों का समय। कितने सुल्तानों का? तो भैया जी 8 सुल्तानों का समय देखा था, और इनके गुरुजी ने, ठीक है, समय देखा, और जो इन मतलब कि समय देखने का मतलब 8 सुल्तानों के दरबार में इन्होंने अपना जो है समय व्यतीत किया या कवि के रूप में पठन पाठन किया। और शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7, ठीक है ना, शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का समय देखा, जबकि मेरे साथी इन्होंने 8 सुल्तानों की दरबार में रहे थे। कहने का मतलब ये है, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक स्टार्टिंग कहां से होती मेरे साथी? बलबन से, और गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तान, ठीक है ना, 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे। और जब एक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मैंने करवाए भी होंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन्हें पुस्तकालय मींस लाइब्रेरी का अध्यक्ष बना दिया था। किसका भैया जी? लाइब्रेरी का अध्यक्ष, और शाही कुरान के परिचालक का पद प्रदान इनको किया था, ठीक है। हाँ सर, अब दूसरी बात क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि मैंने कराया होगा आप सभी को, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया है भैया जी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनको पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया। किसको? अमीर खुसरो को पुस्तकालय का अध्यक्ष, पुस्तकालय का क्या बना दिया? तो मेरे साथी अध्यक्ष बनाया। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, ठीक है, पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाया। और शाही कुरान के, और क्या कर दिया सर जी? शाही कुरान के परिचालक का पद, शाही कुरान के परिचालक, ये आप सभी बताएंगे, परिचालक का पद दिया, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आजकल ये ही निकल कर आते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अमीर खुसरो को ... अध्यक्ष बनाया पुस्तकालय। इस तरीके से 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है जी, तो ये आप राइट कर। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम इन्हें राज कवि का पद, अब इसके बाद इसका भतीजा आया, और भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राज कवि का पद दिया था इनको। ये भी पॉइंट आप लिख देना है, ठीक है सर। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने राज कवि का पद प्रदान किया, राजकवि का पद प्रदान किया। अब किसको? अमीर खुसरो को, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो को सर्वप्रथम राजकवि का पद किसने प्रदान किया था? तो आप बताएंगे सर जी अलाउद्दीन खिलजी।
आगे बात समझ में? हाँ, चाचा था, चाचा का जलालुद्दीन खिलजी, था लिखना है, ये एकदम राइट। और साथ ही फारसी की एक नई शैली विकसित की जिसे सबक हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर जी। मतलब कि फारसी की एक नई शैली विकसित कर दी जिसे सबक ए हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप बता पा रहे होंगे। सर जी फारसी की नई शैली विकसित की किसने? अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो अमीर खुसरो हेडिंग डली हुई है। फारसी की नई फारसी की नई शैली फारसी की नई शैली विकसित की जिसे सबक ए हिंदी, जिसे क्या बोला गया सर जी? सबक ए हिंदी। ऐसे कर देना। देखो फारसी की एक नई से सबक ए हिंदी, भारत की मतलब कि इसे सबक ए हिंदी या पहले लिख दो भारत की शैली, सबक ए हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ये पॉइंट आप सभी को लिखना है। तो फारसी की एक नई शैली का डेवलपमेंट किया भैया जी किसकी? तो आप बताएंगे फारसी की एक नई शैली, एक नई स्टाइल लेकर आए हैं जिसका नाम था सबक ए हिंदी। इसे भारत की शैली भी कहा जाता है। ये आप सभी को बता देना है। और मध्यकालीन संगीत परंपरा के ये आदि संस्थापक थे। मध्यकालीन भारत में जो संगीत की जो परंपरा स्टार्ट हुई उसके आदि संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। क्योंकि देखा जाए वो तबला हो चाहे वो सितार हो, बहुत सारे वर्क इन्होंने मेरे साथी किए हैं। किसने? अमीर खुसरो जी की यहां पर बात चल पा रही है। ठीक है, चलो सर सर्वप्रथम भारतीय संगीत में इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। जो कव्वाली होती है ना इन्होंने, ठीक है ना, उसका प्रचलन किया था। लिख देना है सर्वप्रथम भारतीय संगीत में। हाँ सर, सर्वप्रथम कौन से संगीत की बात है? तो सर्वप्रथम भारतीय संगीत में, सर्वप्रथम भारतीय, हाँ सर जी, सर्वप्रथम भारतीय संगीत में कव्वाली, अब कव्वाली गाई जाएंगी भैया जी। सर्वप्रथम भारतीय संगीत में क्या होगा? कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। कव्वाली गायन को प्रचलित किया था। ये पॉइंट आप लिखना होगा। ठीक है, प्रचलित। अब सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन आएगा ये किया था। ठीक है ना, ये लिख दो कि अब मतलब कि जो कव्वाली आज जो होती है, ठीक है, जो कव्वाली जो आई मतलब कि आज गाई जाती हैं उनका जो प्रचलन है वो सबसे पहले किसने किया था? तो आप बताएंगे सर जी अमीर खुसरो। हेडिंग डली हुई है अमीर खुसरो ने। और हिंदी में कविता, पहेलियां एवं मुहावरे लिखने वाले प्रथम मुस्लिम कवि थे। हिंदी में कविता हो, हिंदी में पहेलियां हो, या हिंदी में क्या बोलेंगे सर जी? मुहावरे लिखने वाले पहले मुस्लिम कवि जिनका नाम था अमीर खुसरो। ठीक है, ये भी आपको एक पॉइंट ऐड कर देना है। हिंदी में कविता, पहेलियां एवं मुहावरे लिखने वाले किसमें भैया जी? हिंदी में कविता। एक बात, हिंदी में क्या होगा? कविता। एक बात तो ये हिंदी में भैया जी मुहावरे ऐसे कर देना। हिंदी में कविता, मुहावरे व पहेलियां, वे क्या होगा सर जी? पहेलियां। वे पहेलियां लिखने वाले प्रथम मुस्लिम कवि, लिखने वाले प्रथम मुस्लिम कवि थे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम कवि
कवि थे जिनका नाम आप बताएंगे सर जी? इनका नाम था अमीर खुसरो। तो यही तो छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं शारदा मिश्रा जी, यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया जी हिंदी में कविता, मुहावरे व पहेलियां लिखने वाले पहले मुस्लिम कवि का नाम क्या था? ये थे अमीर खुसरो, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था। पहले पटियाली गांव एटा में पड़ता था, लेकिन 2008 में जैसी कासगंज बना तो ये पटियाली गांव कासगंज में आ गया। ठीक है, यहां तक पॉइंट कंप्लीट है ना भाई? यहां तक पॉइंट आप सभी की कंप्लीट है। इन्होंने तो कई और बहुत सारे इंपोर्टेंट काम किए, सारे इंपोर्टेंट ही हैं भैया। अब दूसरी बात, सर्वप्रथम जो अमीर खुसरो जो थे ना, ये जमींदार शब्द का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। देखो, जो जमींदार आज भी बोले जाते हैं, जिस पर थोड़ी सी ज्यादा खेतीबाड़ी होती है, तो उनके लिए जमींदार शब्द, भैया जमींदार हैं यहाँ के। तो ये जो जमींदार जो शब्द आया ना, ये जमींदार शब्द सबसे पहले अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में कर दिया था सर। ये भी पॉइंट आप सभी को ऐड कर देना है कि भैया जी, हाँ जी, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही जमींदार शब्द का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। तो ये पॉइंट एकदम राइट कर देना। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही, सर्वप्रथम, हाँ जी, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही जमींदार शब्द का प्रयोग, कौन सा शब्द? तो भैया जी जमींदार शब्द का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। अपनी रचनाओं में किया था। चलो जी, ठीक है, ये भी आप बताएंगे। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने जो जमींदार शब्द है, इनका प्रयोग अपनी रचनाओं में ही किया था। अब अमीर खुसरो जी की रचनाओं की बात आती है। अब एक हेडिंग और डालेंगे, अमीर खुसरो जी की रचना। अब इन्होंने किस किस की रचना की थी, जो कि सबसे ज्यादा आती? तो एक रचना थी किरान उस सादेन। भैया जी एक रचना का नाम आपने पढ़ा होगा, किरान उस सादेन। किरान, जी सर, किरान उस सादेन। एक तो ये आप सभी को करना है, किरान उस सादेन, एकदम राइट। किरान उस सादेन, दो मंगल सितारों का मिलन, इसे बोलेंगे किसका? तो भैया जी दो मंगल सितारों का मिलन। दो मंगल सितारों का क्या होगा? मिलन। ये आपको बताना है। चलो जी, अब एक बात क्या है, किरान उस सादेन की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इसमें दो मंगल सितारों का मिलन, इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख होगा साथी। एक मिफ्ताह उल फतूहुम, एक और होगी भैया जी, एक और इनकी रचना होगी मिफ्ताह उल फतूहुम। ये और कर दो जी, मिफ्ताह उल फतूहुम। उल क्या होगा सर जी? फतूहुम, ये होगा जी, ठीक है, मिफ्ताह उल फतूहुम। इस तरीके से आपको इनकी एक और रचना, ये अमीर खुसरो की किरान उस सादेन बहुत बार आई, मिफ्ताह उल फतूह, मलिक छज्जू के विद्रोह एवं जलालुद्दीन खिलजी का विशद इसमें वर्णन। अब मलिक छज्जू कौन था, कोई बताएगा मुझे? बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू, जिसने कड़ा मानिकपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने
मैंने बताया होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने पुत्र अलीवर्द को वहां पर भेजा, उस विद्रोह को दबाया और साथी से बंदी बनाकर कहा, मलिक छज्जू को कहां ले आया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने पिता के पास, बाद में उसे रिहा भी कर दिया था। ठीक है, तो इसमें किसका वर्णन है? मलिक छज्जू के विद्रोह का वर्णन मैंने बताया होगा। ठीक है ना। अब कौन था मलिक छज्जू? तो आपने बता दिया, बलबन का भतीजा था जी। मलिक छज्जू द्वारा विद्रोह, अब इसने विद्रोह कर दिया। अब किसके टाइम पीरियड पर? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। जलालुद्दीन खिलजी का विशद वर्णन, मलिक छज्जू द्वारा विद्रोह व, ठीक है ना, एक नाम और आपने पढ़ा होगा, जलालुद्दीन खिलजी का विशद वर्णन ये होगा जी। आगे बात समझ में? तो मलिक छज्जू द्वारा विद्रोह व जलालुद्दीन खिलजी का विशद वर्णन। ठीक है। दंगल जो है, दल पुंगल किसे कहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय को, जयचंद को बोला गया था दल पुंगल, राजा जयचंद को। इनकी जो है एक सेना थी जो हमेशा विचरण किया करती थी। ठीक है, चलो ये मैंने बताया। मिफ्ताह उल फुतहू एकदम करेक्ट। एक साथी आसिका, एक और इनकी रचना होगी आसिका। अब बताओ कि आसिका इनकी ही रचना है, किसकी? अमीर खुसरो और देवल रानी व खिज्र खां की प्रेम कथा होगी इसमें। ठीक है, आसिका में क्या है? देवल रानी व खिज्र खां की प्रेम कहानी, खिज्र खां की प्रेम कथा। ठीक है, अब देखो एक बात, ये देवल रानी कौन है और खिज्र खां कौन है? पहले तो मैं आपको बताऊं, ये होगा सर जी अलाउद्दीन का पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था ये, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र और पुत्र का नाम था खिज्र खां। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने, गुजरात का बघेल वंश था, जब गुजरात के बघेल वंश पर अटैक किया तो वहां के राजा थे राय कर्ण सेकंड, यही तो थे राय कर्ण सेकंड, और उनकी पत्नी का नाम था कमला देवी। आज कमला देवी को गिरफ्तार करके, मतलब पूरे परिवार को ले आया, और कमला देवी के साथ उनकी पुत्री आई थी जिसका नाम था देवल रानी। पहले तो देवल ही था, बाद में रानी बन जाती है। और साथ ही जब ये राजपाट दरबार में रहा करती थी तो भैया जी बिड़गी आंख बिड़ी जा, तो देवल रानी आप बता देना गुजरात के, हाँ सर कहां के? गुजरात के वघेल राजा, कौन से? गुजरात के वघेल राजा कर्ण द्वितीय की पुत्री, कर्ण द्वितीय की पुत्री। अब मैंने दोनों फैक्ट आपको लिखा दिए। अब इन दोनों की जो प्रेम कथा है, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी रचना आसिका में किया है, आसिका। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में। तो जी, तो आगे बात समझ में, आसिका एकदम राइट होगा सर। यहां पर तो प्रेम प्रसंग होगा, प्रेम कथा का वर्णन है। एक और चलते हैं सर जी, नुहु सिपेहर, ये नौ आकाश का वर्णन है। ठीक है, चलो एक और होगा मेरे साथी, नुहु सिपीहर, नुहु सिपीहर एकदम राइट आप करेंगे। चलो जी, नुहु सिपीहर। अब नुहु सिपीहर ये भी किसकी रचना होगी सर जी? तो आप करेंगे इसमें नौ आकाश ऐसे लिख देना, नौ आकाश का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक तुगलक नामा और होगी सर जी। कौन सा? तुगलक नामा। अब तुगलक नामा की रचना भी किसने की है? तो आप राइट कर देना सर,
तुगलक नामा ये आपकी बन जाएगी अमीर खुसरो। ठीक है ना। एक और कर देना साथी, नाज उल फुतू, तारीख ए दिल्ली। ठीक है ना, ऐसे तो घनी सारी हैं। ठीक है, तो इन्हें आप राइट करेंगे, जो इंपोर्टेंट है मैंने वो आप सभी को बता दिए। तो ये अमीर खुसरो से पॉइंट भी बहुत इंपोर्टेंट थे। अमीर खुसरो मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया, और मुझे तो पूर्णतः विश्वास है कि भैया जी यदि आपने किए तो गलत तो होने वाले हैं ना। पॉइंट सभी की समझ में है? ज्यादा डीप हो रहा है सर जी? ये डीप ना है भैया। ठीक है, लग रहा है तुम्हें? देखो, छोटी सी बात बताऊंगा, बस एक सेकंड लूंगा। तैयारी बार बार करने का ना तो तुम्हें मौका मिलेगा, और ये बात समझ में ना, तैयारी करने का बार बार मौका ना मिलता है। और यदि अभी सारी चीजें एक साथ आपको प्रोवाइड कर दी जाए, अभी मैं अमीर खुसरो जन्म लिखवा देता तूती हिंद, और 5-6 रचना करवा के आगे कर देता, एग्जाम में आ जाता। ये अमीर खुसरो द्वारा रचित आसिका नामक रचना में किन दो की प्रेम कहानियों का वर्णन है? या अब तो ऐसे तो बता देंगे भैया, खिज्जर खां व देवल रानी, ऐसे तो क्वेश्चन आ जाएगा। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आसिका में खिज्जर खां व देवल रानी की कथा, प्रेम कथा का वर्णन किया है। देवल रानी किस राजा की पुत्री थी? अब यहां जी ये खत्म मामला। ऐसी तो क्वेश्चन आएगा कि देवल रानी किसकी पुत्री थी, या खिज्र खां किसका पुत्र था, तो मामला बेकार है। ठीक है, तो इसलिए भैया जी आप एकदम शानदार तरीके से करते चलो, कक्षा में बीच में टूका मत करो। नाज उल फुतूह और कर दो, चलो एक और रचना कर दो, नाज उल फुतूह। ये ऐसे होगा, नाज उल फुतूह। ठीक है ना, नाज उल फुतूह, एकदम राइट। नाज उल फुतूह ये किसकी रचना? अमीर खुसरो की। तारीख ए दिल्ली, एक और कर दो चलो, तारीख ए दिल्ली, तारीख ए दिल्ली किसकी रचना होगी? अमीर खुसरो ने लिखी है तारीख ए दिल्ली। ठीक है ना। एजाज ए जो है खुसरवी, एजाज ए खुसरवी और कर दो चलो, एजाज ए, एजाज ए खुसरवी, खुसरवी, एजाज ए खुसरवी। भैया जी एजाज ए खुसरवी, इसे फतहनामा भी बोलेंगे, फतहनामा। ठीक है, क्या? फतहनामा। ये भी आप सभी को लिखना है। चलो अब चलते हैं भैया जी, अब चलेंगे आगे। ठीक है ना। अब मैंने आपको करा दिया कौन सा वंश? खिलजी वंश करा दिया, और एक और नाम आता है इसके बाद, तुगलक वंश। सर जी कौन सा वंश? तो आप एक हेडिंग डालेंगे, तुगलक वंश। कौन सा वंश? तो यहां पर आ जाता है तुगलक वंश। चलो अब तुगलक वंश के टाइम पीरियड की बात करेंगे सर। 1320 से 1414 तक ये तुगलक वंश रहा। 1320 से 1414, और जिसके फाउंडर थे, फाउंडर की बात आई तो मेरे साथी गियासुद्दीन तुगलक। कौन सी तुगलक की बात? तो सर जी गियासुद्दीन तुगलक, ये आपको लिख देना है। और गियासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड 1320 से 1325 तक था। गियासुद्दीन तुगलक। अब इसके यदि हम देखें तो कोई भी ऐसा, जब ये तिरहुत विजय से वापिस लौट रहे थे अफगानपुर, दिल्ली के निकट, इनकी मृत्यु जोना खां के द्वारा, ठीक है ना, एक लकड़ी का महल था, निर्मित था, और जो है जलालुद्दीन, सॉरी क्या बोलेंगे उनको, शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली दूरस्थ, वो कथन मैंने लिखवाया होगा, वो इन्हीं के लिए बोला गया था। और इनसे कोई भी ऐसा फैक्ट, ऐसा पॉइंट जो उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता सकूं। ठीक है, चलो
अब दूसरी बात आप इसी के बाद जो करेंगे, इन्हीं के बाद एक नाम और आ जाता है। पहले तो इसे एक साइड को कर दो, ठीक है ना। एक नाम आ जाता है मेरे साथी, और उस नाम की बात है ना, तो वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। राज सिंहासन पर बैठ गए सर मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान था ये। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम था सर। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक। और ये बैठा है 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। 1325 से 1351 तक की राज सिंहासन पर बैठा। चलो जी, मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा, दो आम में कर वृद्धि और विद्रोह। पहले एक हेडिंग और डालेंगे, इसी के शासन काल में दो आब कर, ठीक है। कौन सी कर की बात? दो आब कर, कर में वृद्धि, दो आब कर में वृद्धि और विद्रोह। वृद्धि और कर देना सरची और विद्रोह। एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझते चलना है। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जब 1325 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठा, तो इसने 5 योजनाओं को चलाया था। मतलब कि 5 योजना ना भूलेंगे, जैसे कराची अभियान, खुरासान पर आक्रमण, दो आब कर वृद्धि, राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और ये पांचों की पांचों जो योजना असफल हो जाती हैं, इसलिए इसे रक्त पिपासु, ठीक है, खूनों का प्यासा आदि, पागल सुल्तान आदि जो है नामों से जाना गया। सर जी, दो आब मैं आप सभी को बताऊं कि दो आब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और यहां पर आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा एक सेकेंड, इस तरीके से भैया जी, यहां से निकली उत्तराखंड है ना, यहां से निकलती हुई एक नदी आई और नदी का नाम था भैया जी गंगा। ऐसे आती हुई, और ये गंगा नदी है, ऐसी होती हुई यहां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और यहीं से एक और नदी निकली जिसका नाम था यमुना, और यहां प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में आकर अपना संगम मुहाना कर लेती है। अब इन दोनों नदियों के बीच में जो मतलब कि इन दोनों नदियों के बीच की जो भूमि है, उसमें दो आब कर, मतलब कि दो नदियों के बीच की भूमि, इसमें दो आब कर में वृद्धि कर दी जाती है। और किसानों पर जो टैक्स है वो कितना कर दिया? 50% कर दिया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, कितना? 50%। दो आब का मतलब हो गया दो नदियों के बीच की भूमि, और साथ ही यहां टैक्स, ठीक है ना, दो आब में बढ़ाकर कितना? 50। तो दो आब के किसानों पर जो टैक्स बढ़ाकर ये कर दिया। अब ये दो आब पर ही करा है, दो आब के किसानों पर। ये पॉइंट आप लिख दो, चाहे दो आब के किसानों पर, हाँ सर जी, दो आब के किसानों पर टैक्स, टैक्स मतलब कर जो है, टैक्स बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर 50% कर दिया, 50% कर दिया। ये होगा सर जी, कितने प्रतिशत कर दिया? 50%। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1/2, लेकिन भैया जी फिर जो है राहत दी, 1/6 आ गया, 1/5 आया, लेकिन इसने 1/2 फिर कर दिया। और जिस वर्ष किया उसी वर्ष भैया जी अकाल पड़ गया। उसी वर्ष बाढ़ इतनी आई कि किसानों की जितनी भर भी, ठीक है ना, खेती थी, सब की सब बाढ़ में तहस नहस। जब किसानों के लिए खाने को अन्न ना है तो इसके राजकोष में कैसे जाएगा? तो ये हो जाती असफल। और जब हुई तो भैया जी अब क्या है, इसी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए तबकी, मतलब कि फिर जो है तकाबी बोलते थे, कृषि ऋण बांटे। भाई अब जैसे चल रही है ना, किसानों के लिए योजनाएं चल रही हैं, तो फिर इसने इस क्षेत्र में जब भैया जी क्या हुआ, वृद्धि हुई,
और फिर आ जाती है अकाल वगैरह। तो मतलब इस क्षेत्र में, दो आव क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए तकावी मतलब कृषि ऋण बांटे इसने। मतलब बात करी बनाई कि कैसी बात बने, तो ठीक है ना। दो आव क्षेत्र में अब भाई फिर दोबारे बाढ़ वगैरह काफी दिन तक जल भरा रहा। तो मतलब कि दो आव क्षेत्र में कृषि विकास के लिए, ठीक है, कृषि विकास के लिए तकावी, विकास के लिए तकावी ऋण बांटे। तकावी, तकावी का मतलब होता है कृषि ऋण। कृषि ऋण बांटे, ये कर देना, कृषि ऋण बांटे, ये बात थी भैया जी। आखिरी बात समझ में ना। दो आव के किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया 50%, उसी वर्ष आ जाती भैया जी, उसी वर्ष क्या आ गई बाढ़। अब फिर क्या है, जब सारा चीज ही तहस नहस हुआ, तो इसने फिर कृषि का डेवलप हो, तो किसानों को तकाबी, उसे बोलते थे कृषि ऋण बांटे। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। अब भैया जी इसी के दौरान अब एक और क्या चीज है, अब इसने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, अपनी जो एडवांस लोन, बहुत बढ़िया। अब इसने क्या है, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, अब दौलताबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, देवगिरी भी बोल देते थे, ठीक है। अब वहां जगह क्या है भैया जी, इसने अपनी राजधानी ले गया। अब जब राजधानी ले गया तो इसने अपनी जो अस्थायी राजधानी है, अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी स्वर्ग द्वारी को। अब स्वर्ग द्वारी जो पड़ती थी, जो स्वर्ग द्वारी थी वो गंगा नदी के पास थी भैया। और गंगा नदी के पास कहां पर? कन्नौज के पास, ठीक है, स्वर्ग द्वारी। और कन्नौज पहले से ही, ठीक है ना, विकसित था। तो ये जो कन्नौज के पास इसने अपनी अस्थायी राजधानी बनाई, जिसका नाम था स्वर्ग द्वारी। एक गंगा नदी का किनारा था। क्या था भैया जी? गंगा नदी का किनारा था। चलो बहुत बढ़िया, पॉइंट आ रहे होंगे समझ में। तो सर जी अकाल राहत के लिए दिल्ली से हटाकर जब राजधानी वहां ले जा रहा था, तो मतलब कि ये आप कर देना, इसने अपनी अस्थायी राजधानी, अब मैं पूरा पॉइंट ना लिखाऊं, अस्थायी राजधानी आप समझ जाएंगे। अस्थायी राजधानी किसको बनाया इसने? तो आप बता देना, स्वर्ग द्वारी। और सर ये स्वर्ग जो द्वारी है ना, कौन सा द्वारी होगा? स्वर्ग द्वारी। अब ये कहां पड़ता है? ये कन्नौज के पास था, ठीक है। कहां? कन्नौज के पास, कन्नौज के पास, मतलब कन्नौज और फरुखाबाद के पास था। और गंगा नदी के किनारे था ये, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ये पॉइंट आप सभी को कर देना है, ठीक है। इसने अपनी अस्थायी राजधानी स्वर्ग द्वारी, और ये आपका कन्नौज के पास, मतलब गंगा नदी के किनारे। और एक और बात मेरे साथी, एक और, दिल्ली में प्लेग रोग फैल गया। जब कराची अभियान के दौरान गए थे, तो वहां के जो सेना थी, जिन्हें एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया गया था, वहां जब गए, हांजगे का मौसम वहां का, हिमाचल प्रदेश कराची ना झेल पाए ठंड को, प्लेग रोग और हो जाता है। वहां से फिर सैनिक आए तो पूरी दिल्ली में फैल गया। अब खुद बचने के लिए भैया जी 2.5 साल तक यहां पर स्वर्ग द्वारी में ही रहा था, ठीक है ना। कहां पर रहा था? स्वर्ग द्वारी में ही रहा था, ठीक है। आ रही है बात समझ में ना? चलो, तो ये कहां रहा? स्वर्ग द्वारी में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको लिख देना है, इसने अपनी अस्थायी राजधानी। अब एक और बात सर जी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में बदायूं और संभल, हाँ सर, कौन से? एक तो आपका हो गया सर जी बदायूं, ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र बदायूं। और सर जी ये आपका हो गया संभल, ये क्या हो गया? संभल, ठीक है। तो अब देखो एक और बात क्या आती, बदायूं और जो संभल हैं, इसी के शासन काल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र थे। क्या थे? महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र। तो आप इस पॉइंट को भी लिख देना। कैसे लिखेंगे सर? ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बदायूं और संभल, मोहम्मद बिन
मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बदायूं और संभल, बदायूं और संभल, बदायूं और संभल प्रशासनिक केंद्र थे। बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे, केंद्र थे। ठीक है, ये कैसे केंद्र थे? तो बदायूं और संभल, ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था वो तो है ही। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? सबसे पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे कह रहा हूं, प्रशासनिक। तो कौन कौन से? मोहम्मद बिन तुगलक के समय बदायूं और संभल, ये आप कर देना। अब दूसरी बात, एक दिक्कत हो गई, क्या हो गई? हमें मैप 2 कर लेने थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, देखो ये आपका हो गया बहराइच, ये आपका बना भैया जी, यहां से यहां तक फैला हुआ है बहराइच। ठीक है, नेपाल की बॉर्डर से भी लगा हुआ है। और यहीं पर एक सूफी संत था जिसका नाम था सैयद सलार मसूद गाजी। ठीक है, बहराइच में, ठीक है, एक नाम था सूफी संत। अब बाद में तो सूफी बन गया, लेकिन पहले तो ये महमूद गजनवी का सेनापति था। सूफी संत सैयद जो है, सैयद मसूद गाजी, गाजी का मकबरा था। यहां अपने पॉइंट में नोट कर लेना, सूफी संत सैयद मसूद गाजी के मकबरे पर गया था, मकबरे पर गया था। कौन? तो आप लिख देना भैया जी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ सर, मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित में से किस सूफी संत के मकबरे पर गया? तो आप बताएंगे सैयद मसूद गाजी, और जिसका मकबरा कहां पर मेरे साथी? आप बताएंगे बहराइच में। हाँ, इसी के समय इब्न बतूता भी आया था, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है, वहीं से आया। अब मैं ये तो ना लिखवाऊंगा कि भैया यहां पॉइंट लिख दोगे ना, भाई उस पॉइंट यहां ऐड कर देना। और उसने जब मोरक्को निवासी इब्न बतूता आया, उसने मेरठ, अमरोहा, संभल और कन्नौज की समृद्धि और डाक व्यवस्था का विस्तृत रूप से वर्णन किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया ये, और इसी के साथ उसे लिखवा दूंगा मैं। और फिर आपका फिरोज शाह तुगलक, आज तो समय भी हो लिया, वो करवाने के ना बचे क्वेश्चन, लेकिन कल पूरे ने मिक्स करा दूंगा सारे ने। तैयारी करते चलना है, एक एक पॉइंट को आप बेहतरीन तरीके से। और भी यदि कोई आपको पॉइंट ऐसा लगे कि सर से ये ना हुआ, ठीक है ना, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। आगे बात समझ में? वैसे तो कोई ऐसा पॉइंट इंपोर्टेंट जो आपका छूट जाए, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना, माइंड में आप आती हैं बातें, तो आपको लगे कि भैया ये पॉइंट रह गया, तो आप बड़े ही निर्भीकता के साथ अपने पॉइंट में नोट कर लेना, बिना शोर शराबे के। आ रही है बात समझ में ना? ठीक है, चलो जी। सहारनपुर में ना आया क्या कोई सर? आऊंगा, मैं ही आऊंगा। ठीक है, चलो जी। माती लाइब्रेरी से सूरज यादव प्रेजेंट, बहुत बढ़िया सूरज यादव जी। चलें जी, तो आप जो है इन्हें करती चलना, और ठीक है, हिस्ट्री है ही। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ बोलेंगे सर जी, जय हिंद जय भारत। यूपी का प्रवेश द्वार तो जौनपुर आएगा, अभी ना है जौनपुर। चलो, थैंक यू सो मच।